नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री धामी स्टार प्रचारक के रूप में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। कई क्षेत्रों में जाकर उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील भी की है। इसमें हरियाणा का चुनाव हुआ था और हरियाणा में भी जिस प्रकार से अनवरत रूप से इस चुनाव से पहले 2 बार लगातार 10 वर्ष तक वहां पर भाजपा की सरकार ने काम किया है। तीसरी बार लोगों ने वहां पर फिर से डबल इंजन को चुना है, क्योंकि जहां जहां भी डबल इंजन लगा है, जहां भी डबल इंजन की सरकारें आई हैं, उन राज्यों का विकास तेज गति से बढ़ा है। तेज गति से वो राज्य प्रगति और उन्नति के शिखर पर पहुंचे। तो महाराष्ट्र हो झारखंड हो, दोनों ही जगह पर डबल इंजन लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को कई विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें केवल 2 से 3 अधिकारी मौजूद रहे। एक तक विभागों के सचिव और अधिकारी अनुपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने ऐसी स्थिति का स्पष्टीकरण मांगा। वहीं भाजपा संगठन भी अधिकारियों की इस बात को नसीहत दे रहा है कि मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करने और राज्य को देश में नंबर 1 बनाने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार से कोई त्रुटि करता है या कहीं पर कोई कोताही बरतने का काम करता है तो उसका संज्ञान भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य लेते हैं और वो दिशा निर्देश भी देने का काम करते हैं। अगर इस तरह के अधिकारी बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि तमाम जो है माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जो हमारे आला अधिकारी हैं वो उनसे वार्ता भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर कोई बिजी भी है तो वो उसकी बात भी रख सकता है, बता भी सकता है, कह भी सकता है कि भाई वो कहीं पर बिजी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। 2025 में इस उत्तराखंड को अग्रिम राज्य बनाने के लिए, प्रथम स्थान पर लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अधिकारियों को भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वही उसी तरीके से काम करना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से अधिक लगाव है। 2000 के बाद से ही वह क्षेत्रों में विकास हुए हैं। क्षेत्र की जनता विकास के साथ है। बता दें कि बुधवार को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में लगी हुई है। विधानसभा में श्री केदार धाम स्थित है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से श्री केदार धाम दिव्य केदार और भव्य केदार बन रहा है। अनेक चरणों में काम हो रहा है। पूरे केदारनाथ विधानसभा में अनेक विकास के काम चल रहे हैं और पिछले समय जो आपदा आई थी उसके बाद 750 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं वहाँ के लिए स्वीकृत हुई, धरातल पर उतर रही है। अनवरत रूप से केदार धाम और श्री केदारनाथ विधानसभा का विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। वहाँ के लोग भली भांति जानते हैं कि ये सारा का सारा काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ। विकास अनवरत रूप से चले, इसलिए वहाँ के लोग, मैं केदारनाथ विधानसभा के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूँ। हजारों लोगों से, माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से मिलने का अवसर पड़ा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का दौर अब समाप्त हो चुका है। 20 नवंबर को मतदान होना है और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं से मतदान की अपील की। यशपाल आर्य ने कहा कि मतदाता बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी की सीट पर जीत होगी। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता के हित को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। इसके अलावा केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में बनाए जाने वाले मंदिर को लेकर भी उन्होंने बीजेपी और प्रदेश सरकार को घेरा है। नाराजगी है सरकार से और बदलाव का माहौल दिख रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार तुगलकी फरमान जारी कर रही है, जिस तरह से जन विरोधी फैसले ले रही है,
जिससे जन समस्याओं की लगातार अनदेखी हो रही है। विकास थम चुका है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार का समय समाप्त हो चुका है और अब सबको 20 नवंबर का इंतजार है। और इस बीच कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केदारनाथ की जनता का रुख भाजपा के खिलाफ नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिस तरह भाजपा के तुगलकी फरमान से केदारनाथ धाम की अस्मिता को चोट पहुंचाने का काम किया गया है, उससे जाहिर होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। आज चुनाव प्रचार थम चुका है और 20 तारीख को मतदान होना है। और निश्चित रूप से जो केदारनाथ की महान जनता का जो मूड है और जो माहौल है भाजपा के खिलाफ है। और स्पष्ट रूप से भाजपा ने जिस तरह के जनविरोधी नीतियां रही हैं, जिससे सबने तुगलकी फरमान जारी की है, बाबा केदारनाथ हमारी आशा विश्वास का प्रतिबिंब है। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका है। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने दी। सह प्रभारी ने बताया कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा और हमने मांग की है कि जिस तरह से केदारनाथ क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, केदारनाथ क्षेत्र में भाजपा के मंत्री विधायक खुलेआम शराब, पैसे बांटने के साथ ही जनता को अन्य प्रलोभन दे रहे हैं, इन सब पर तत्काल रोक लगाई जाए। आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है। हमने उनसे डिमांड किया है कि जिस तरह से वहाँ आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से धामी सरकार के मंत्री और विधायक और उनके पदाधिकारी भाजपा के आरएसएस के लोग जिस तरह से खुलेआम दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, लोगों को अनेक तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं वोटर के ऊपर। हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि आप इन चीज़ों पे तुरंत रोक लगाएं। चुनाव आयोग की भी क्रेडिबिलिटी का मुद्दा है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। अगर वो इसको नहीं रोकेंगे तो वो भी क्रेडिबिलिटी खराब होगी उनकी। पूरे देश में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मना रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में भी इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस दिन इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था उस दिन वो लखनऊ में थे और इंदिरा गांधी के इलाहाबाद में एक कार्यक्रम भी था जिसमें वो उनका स्वागत करने जा रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु का दुखद समाचार उन्हें मिला। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान पर ज्यादा गतिविधियां, अपनी आतंकवादी गतिविधियां मत बढ़ाओ। और जब पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हिंदुस्तान की फौज के बलबूते पर 1971 में पाकिस्तान पे आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान के दो टुकड़े करा दिए, बांग्लादेश और आज जो पाकिस्तान। तो ऐसी महिला जिनको लोग कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और मैं सोचता हूँ कि आज उनके जन्मदिन पर हम उनको बहुत याद कर रहे हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर कल मतदान होना है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और केदारनाथ में कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने भी खूब प्रचार किया है। केदारनाथ सीट पर होने वाले मतदान को लेकर टीवी 24 के संवाददाता आदिल पाशा ने सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा से खास बातचीत भी की। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होना है, कल उसके लिए वोटिंग है और कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत वहां झोंकी हुई है। जहां एक तरफ सरकार के कई मंत्री उस सीट को बचाने में जुटे हुए हैं, वहीं कांग्रेस भी पूरी तरह से मिलते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा इस वक्त। सर, कल मतदान होना है, केदारनाथ में आप भी रहे, प्रवास किया, तो कैसा देखा? केदारनाथ की जनता को कल होने वाले मतदान के लिए शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि मैंने देखा भी है, मैं हफ्ता 10 दिन वहीं था। पिछले जब से हमने नामांकन दाखिल किया, हमारे प्रदेश के सारे नेता, जिसको हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लीड कर रहे थे, हमारे हरीश राव जी लीड कर रहे थे, यशपाल आर्य जी लीड कर रहे थे, गणेश गोदियाल जी लीड कर रहे थे, हरक सिंह रावत जी लीड कर रहे थे,
उसके अलावा प्रदेश के सारे बड़े नेता वहाँ पे प्रचार कर रहे थे और यूनाइट होके हमारा वहाँ का कार्यकर्ता, हमारा वहाँ का नेता, हमारा वहाँ का संगठन सब कंधे से कंधा मिला के मनोज रावत, एक ही नाम था मनोज रावत कांग्रेस पार्टी, सब लोग मिलके काम कर रहे थे। भाजपा प्रोपोगेंडा फैलाती है, वो जब उनको हार सामने दिखती है तो इस तरह के अनाप शनाप चीज़ें अफवाहें फैलाते हैं, उनका काम। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड कांग्रेस के सेक्रेटरी सुरेंद्र शर्मा, जिन्होंने कहा है कांग्रेस ने पूरी एकजुटता के साथ केदारनाथ विधानसभा में मेहनत की और आने वाला जो नतीजा होगा वो कांग्रेस के पक्ष में। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, टी20। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खराब मौसम के चलते मीरापुर में चुनावी जनसभा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। दरअसल कम विजिबिलिटी के चलते उनका हेलीकॉप्टर जौली ग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर सका, जिससे उन्हें हरिद्वार में ही रुकना पड़ा। अखिलेश यादव के मीरापुर यात्रा स्थगित होने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में निराशा। वहीं सपा अध्यक्ष का संदेश है कि वो जल्द ही चुनाव प्रचार के लिए फिर से मैदान में उतरेंगे। मेरा कल कार्यक्रम मीरापुर में था। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन चल रहा है, मीरापुर का चुनाव था। शाम देर हो गई और जब मैं आना चाहता था, दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन था, स्मोक और फॉग के कारण विजिबिलिटी बहुत डाउन थी, हवाई जहाज उतर नहीं सकता था। मीरापुर के चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए मैंने कोशिश की हिंडन में उतर जाऊं, हिंडन में वही स्थिति थी। उसके बाद मैंने कोशिश की कि सहारनपुर में मुझे परमिशन मिल जाए, सहारनपुर में नहीं परमिशन मिली, क्योंकि हरिद्वार और देहरादून और उत्तराखंड में क्लियरिटी थी, क्लियर वेदर था, इसलिए मुझे उतरने का मौका मिला। इसलिए मुझे आने का अवसर भी मिला, प्रचार भी हो गया। क्योंकि रात देर हो गई थी, इसलिए मुझे इन परिस्थितियों में यहाँ रुकना पड़ गया। मेरा कल ग्रीष्मकालीन स्थान से चार धाम के कपाट बंद होने के बाद अब आप शीतकालीन स्थल से चार धाम के दर्शन कर सकते हैं। बता दें पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी शीतकालीन चार धाम यात्रा पर जोर दिया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हिंदू समाज में एक भ्रांति पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सभी समझते हैं कि ग्रीष्मकाल में ही लोग यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शीतकाल स्थल पर भी आप आकर दर्शन कर सकते हैं। शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी, क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे कैसे जाएंगे? उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहाँ के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। उत्तराखंड के चारधाम समेत अन्य मंदिरों में वीआईपी दर्शन के प्रोटोकॉल पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी मंदिर में, चाहे वह चारधाम हो या देश का कोई और मंदिर हो, कम से कम एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर सभी हिंदू जाकर अनुभव करें कि यहाँ पर सब बराबर हैं। रेल बस सब जगह बंटवारा किया गया है। अगर मंदिरों में भी वीआईपी दर्शन होते हैं तो हिंदू भावना के बिल्कुल विपरीत है। इसके साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर की गई टिप्पणी का स्वामी जी ने पलटवार किया है। चाहे वो चारधाम हो, चाहे कोई देश का मंदिर हो, कम से कम एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर हर हिंदू जा करके ये अनुभव करे कि यहाँ पर सब बराबर हैं। अब भारत में स्टेशन में आपने ट्रेन में क्लास बना दिए हैं, लाउंज बना दिए हैं अलग अलग कैटेगरी के, हर जगह पर भेद हो गया है। केवल एक हमारे भगवान के मंदिर बचे हैं जहाँ पे हम एकाकार हो सकते हैं, चाहे वो चारधाम हो, चाहे कोई देश का मंदिर हो। फिल्म अभिनेता सलमान खान के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हल्द्वानी निवासी जाने माने यूट्यूबर सौरभ जोशी आ गए थे। जैसे ही खबर फैली मानो हड़कंप मच गया। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सौरभ जोशी को धमकी देने वाला एक साधारण नशेड़ी और बेरोजगार निकला। धमकी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से 2 करोड़ की डिमांड की गई थी और ऐसा न करने पर सौरभ के परिवार के सदस्य को मारने की धमकी भी दी गई थी। मामले की शिकायत के बाद हल्द्वानी पुलिस ने आरोपी को सौरभ जोशी के घर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर कई अन्य जगह पर
लोगों द्वारा डराए धमकाने और पैसे वसूल करने के मामले को देखा था। उसी से इसने आइडिया लेकर यूट्यूबर सौरव जोशी को धमकाने का कार्य, इसको यही हल्द्वानी से हमने गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा पूर्व में या हल्द्वानी में आकर सौरव जोशी करके रेकी की गई और इसके साथ इसने देखा कि किस तरीके से उसको धमकाया जा सकता है, तो इसी उद्देश्य से हल्द्वानी आया था और जब पैसे लेने के इरादे से हल्द्वानी आया तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। राज्य स्तरीय राजकीय औद्योगिक विकास सांस्कृतिक मेला गौचर की 5वीं शाम बाल कलाकार अनुराग शाह, लोक गायक नरेंद्र नेगी और लोक गायिका खुशी जोशी के नाम रही। इस दौरान कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने को मजबूर कर दिया। साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों ने भी मेले में लोक संस्कृति के रंग बिखेरे। लोकगीतों की प्रस्तुतियों पर दर्शक देर रात तक थिरकते रहे। गौचर मेले की स्टार नाइट का दर्शक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। विकासनगर के शेरपुर गांव में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। दरअसल गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आकर ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण करा रहा था। टीवी 24 ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित भी किया था, जिसके बाद तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एडीएम, एसडीएम और नायब तहसीलदार और विकासनगर तहसील के तमाम राजस्व अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जमीन पर किए गए निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इधर देहरादून की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से शहरवासियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इसका अर्थ है कि शहर में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। खासकर सुबह और शाम के समय एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब स्तर पर पहुंच जाती है। प्रदूषण बोर्ड सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते ने कहा कि पड़ोसी राज्य में पराली जलाने और इंडस्ट्रियल क्षेत्र के प्रदूषण की वजह से स्थिति पैदा हुई। इसे लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन बेहद गंभीर है। जाएंगे, गांव वाले भी काफी हैं और उनको कहा गया कि अगर आप अपनी शिकायत के संबंध में किसी प्लॉट को ये कह रहे हैं कि वो सरकारी है तो हमारी टीम अभी उसको मौके पर है, चेक करेगी और अभी उसको जो अतिक्रमण है उसको हटा देगी। ऐसे क्षेत्रों में कोई भी धार्मिक अवस्थापनाएं अगर वहाँ वैध रूप से अवैध रूप से होती है और जिसको हटाने की या उसको विस्थापित करने की जो व्यवस्था उसमें दी गई है, इसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जो संबंधित सक्षम अधिकारी है उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में विधिक कार्रवाई जो प्रॉपर नोटिस देते हुए कार्य किया जा रहा है। जहाँ तक वन विभाग की बात है, यहाँ पे जिस प्रकार से वन भूमि पर अतिक्रमण चल रहा था यहाँ पे, तो एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंतर्गत 1200 हेक्टेयर से ज़्यादा वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है यहाँ पे। तो निरंतर जिस प्रकार की भी धार्मिक अवस्थापनाएं वन भूमि में भी आती है यहाँ पे, उसको भी नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम के जो प्रावधान है, जो सक्षम अधिकारी है, प्रभागी वनाधिकारी द्वारा उसको हटाया गया है। नैनीताल में मंदिर माला मानसखंड मिशन के तहत 11 करोड़ की लागत से नैना देवी मंदिर में सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मंगलवार को एसडीएम वरुणा अग्रवाल ने मंदिर समिति और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। एसडीएम ने बताया कि मंदिर माला योजना के तहत पंत पार्क से मंदिर तक फुटपाथ समेत सौंदर्यीकरण के कई काम किए गए हैं, जिसे लेकर स्टेक होल्डर्स से सुझाव भी मांगे गए, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कई चीज़ें हमने इस माला प्रोजेक्ट के तहत सुझाव देने थे मार्केट एसोसिएशन से प्लस नैना देवी मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से, जो आज हमारे सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती आई हैं उनको दी गई हैं और उन सभी पर उन्होंने गौर करने का विचार मन बनाया है। हमारा सीवर लाइनें यहाँ पर ओवरफ्लो होती है, नालियाँ चौक रहती हैं, नाले चौक रहते हैं, 2.5 फीट से ऊपर इस प्रांगण में पानी भर जाता है। तो मंदिर माला प्रोजेक्ट का मेन मिशन यही है कि इसको साफ सुथरा रखा जाए, तो उसमें सीवर लाइन का सुधार होना बहुत जरूरी है। मंदिर माला प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं भी नैना देवी मंदिर के कोषाध्यक्ष हूँ, तो उसमें हमने यही तो रखा है कि इसमें प्रोजेक्ट को एक साथ किया जाए ताकि ये 2-3-4 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके और श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। शुभ रात्रि।